फिल्म की शुरुआत में हम एडवर्ड और एल्फोंस के बचपन का सीन देखते हैं, जहां दोनों भी एल्केमी करते हुए पुरानी चीजों से खिलौना बना रहे थे और खिलौना बनाने के बाद वो उसे अपनी माँ को दिखाते हैं, जो देखकर वो उन दोनों की बहुत तारीफ करती है। लेकिन तभी अचानक ही बीमारी के कारण उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिससे एडवर्ड और एल्फोंस एकदम ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपनी माँ को खोने के बाद एल्केमी के जरिए उन्हें बचाने का सोचते हैं। इसलिए वो दोनों तुरंत लाइब्रेरी आकर उन चीजों की जानकारी निकालने लगते हैं कि कैसे एल्केमी द्वारा इंसान को बनाया जा सकता है। और जानकारी निकालने के बाद उस एल्केमी में लगने वाले सारे सामान को एक डब्बे में डाल देते हैं। और अब जैसे ही वो दोनों उस पर अपना खून गिराते, सारा सामान अपने आप घूमने लगता है। लेकिन एल्केमी के दौरान उनसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिससे घर में तूफान आ जाता है और तूफान की चपेट में आकर एल्फोंस उड़ते हुए दूर चला जाता है, जो देखकर एडवर्ड एकदम दुखी हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक पादरी को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे एडवर्ड पड़ा होता है, जो अब बड़ा हो चुका है। और वो पादरी के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि उसके पास वही जादुई पत्थर है, जिसकी मदद से वो एल्फोंस के शरीर को वापस ला सकता है। तब वो पादरी बचाव में उस पत्थर की शक्तियों से जमीन से बड़े बड़े पिलर निकालने लगता है, जिससे एडवर्ड को चोट लग जाती है। और फिर पादरी जमीन को किसी कपड़े की तरह बनाकर एक झटका मारता है, जिससे जमीन कपड़े की तरह लहराते हुए एडवर्ड को भी अपने चपेट में ले लेती है। जिस मौके का फायदा उठाकर पादरी वहां से भाग जाता है, लेकिन एडवर्ड अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए पादरी जमीन से अजीब पत्थर के बने क्रीचर्स को निकालता है, जो एडवर्ड पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब एडवर्ड पत्थरों से एक भाला बनाकर उनसे लड़ना शुरू करता है, लेकिन वो क्रीचर्स एडवर्ड पर भारी पड़कर जैसे ही उसे मारने वाले होते कि वहाँ आर्मर वाला एल्फोंस आकर एक क्रीचर को पंच मारकर उसे चकनाचूर कर देता है। और फिर दोनों मिलकर सभी क्रीचर्स का खात्मा कर देते हैं, जो देखकर पादरी घबरा जाता है और वो खुद एडवर्ड से लड़ने जाता है, जहाँ एडवर्ड उसके जादुई पत्थर पर ही पंच मार देता है, जिससे दोनों भी दूर जा गिरते हैं। और तब वो पत्थर रॉय के हाथ लग जाता है, जो उस पत्थर को अग्नि से राख में बदलकर एडवर्ड से कहता है कि ये नकली पत्थर है, असली कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहकर पादरी को बंदी बना लेता है, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। अब रॉय एडवर्ड को पुलिस स्टेशन लाकर कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि वो पत्थर एग्जिस्ट नहीं करता, ना जाने तुम उस पत्थर के लिए और कितने लोगों की जान खतरे में डालोगे। जिस पर एडवर्ड कहता है कि वो पत्थर एग्जिस्ट करता है, तुम लोग मुझे इसलिए ढूंढने से रोक रहे हो क्योंकि वो पत्थर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर वो किसी बुरे इंसान के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन रॉय कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, पर एडवर्ड नहीं मानता। आप कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन में जनरल हाकुरो आकर रॉय से कहता है कि मैं एडवर्ड और उसके भाई की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। तुम उन्हें डॉक्टर टकर के पास ले जाओ, जो एल्केमी से जीवित चीजों को बनाने के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिन्हें पता होगा कि एल्फोंस का शरीर कैसे वापस ला सकते हैं। इधर वो पादरी उन लोगों के पास आता है जिन्होंने उसे पत्थर दिया था, और वो तीनों कोई और नहीं बल्कि एनवी, ग्लूटोनी और लस्ट होते हैं, जो सभी किसी मास्टर एल्केमिस्ट द्वारा बनाए हुए हैं। पादरी उनसे सवाल करता है कि तुमने मुझे गलत पत्थर क्यों दिया, जिस पर लस्ट कहती तो क्या तुम्हें लगा कि हम सच में तुम्हें असली पत्थर दे देंगे। जो इतना कहकर वो उसे मार देती है, जिसकी बाद ग्लूटोनी अपना भयानक पेड़ खोलकर उसे खा जाता है। अब रात को एडवर्ड सोते हुए एक सपना देखता है, जहां एल्फोंस को खोने के बाद वो उसे वापस लाने के लिए एक रहस्यमयी जगह जाता है, जहां उसे एक अजीब धुएं से बना हुआ इंसानी फिगर दिखाई देता है, जिसे देखकर एडवर्ड उसे सवाल करता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो फिगर कहता है कि तुम मुझे भगवान, पृथ्वी या फिर चाहो तो ब्रह्मांड भी कह सकते हो। जो देखकर वो एडवर्ड का एक हाथ ले लेता है, और इसके बदले वो उसे उसकी माँ का एक विजन दिखाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। जो फिगर से सवाल करता है कि मुझे मेरा भाई वापस लेने के लिए क्या करना होगा। जिस पर वो फिगर कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपना एक पैर भी देना होगा, जो अपने भाई के लिए एडवर्ड मान जाता है। जिसके बाद वो फिगर उसे पैर के बदले बस एल्फोंस की आत्मा दे देता है, जिसे एडवर्ड एक आर्मर के अंदर डाल देता है, और इस तरह से एल्फोंस आर्मर में बदलकर जीवित हो जाता है। अब अगले दिन रॉय एडवर्ड और बाकियों को टकर के पास ले जाता है, जहां एडवर्ड उससे कहता है कि आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं वो ला कर दे दूंगा, बस आप मेरे भाई के शरीर को वापस ला दो।
जिस पर टकर कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिन अल्फोंस को यहीं छोड़ना होगा ताकि मैं उस पर कुछ टेस्ट कर सकूं, जिस पर एडवर्ड मान जाता है। साथ ही टकर उसे डॉक्टर मैर्को के बारे में भी बताता है कि वो एक ऐसा डॉक्टर है जो जादुई पत्थर पर रिसर्च कर रहा है, तुम उससे भी जाकर मिल सकते हो, शायद वो भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसलिए अब एडवर्ड अल्फोंस को उसी के पास छोड़कर विनरी के साथ मैरोक से मिलने निकल जाता है। अब वो दोनों जब मैरोक के घर पहुंचते तो मैरोक उन्हें देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों उसे पकड़ने आए, लेकिन एडवर्ड उसे सारी बात बताता है, जिस पर अब मैरोक कहता है कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो उस पत्थर का विचार अपने दिमाग से ही निकाल दो क्योंकि तुम उसकी सच्चाई नहीं जानते। पर तभी वहाँ लस्ट आकर मैरोक से कहती कि तुम्हें आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जो इतना कहकर वो अपनी उंगलियों के नाखूनों को बड़ा करके मैरोक के अंदर ही घुसा देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसकी बाद लस्ट वहाँ से चली जाती है। तब मैरोक अपने आखिरी समय में एडवर्ड को एक सिंबल बना पत्थर देकर कहता है कि इस सिंबल का मतलब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए तुम्हें लैब नंबर 5 में जाना होगा, वहाँ तुम्हें उस जादुई पत्थर की जानकारी मिलेगी। जो कहते ही वो अपना आखिरी दम तोड़ देता है। अब एडवर्ड टकर के पास आता है जहाँ उसने एक अजीब सा क्रीचर बनाया था, जो देखकर एडवर्ड खुश हो जाता है कि टकर की रिसर्च सफल रही, अब वो अल्फोंस का शरीर वापस ला सकता है। लेकिन जब वो उस क्रीचर से बात करता है तो क्रीचर बिल्कुल टकर की बेटी की तरह बात करती है। साथ ही एडवर्ड को टकर की बेटी और कुत्ता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर वो समझ जाता है कि टकर ने अपनी बेटी और कुत्ते को मिलाकर ये क्रीचर बनाया है। जो जानकर वो टकर से लड़ने उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर वो कहता है कि मैं किसी भी तरह का क्रीचर बना सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके अंदर जान डालनी नहीं आती, इसलिए मुझे दूसरी जीवित चीज को मिलाकर क्रीचर बनाना पड़ता है। पर देख लेना, एक दिन मैं बिना किसी जीवित चीज को मिलाकर भी क्रीचर बना लूंगा। तब एडवर्ड उससे कहता है कि तुम एक पागल डॉक्टर हो, जो इतना कहकर वो उसे मारने लगता है। पर अल्फोंसो उसे रोककर कहता है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, कानूनी इसे सजा देगा। इसलिए एडवर्ड रॉय को बुलाकर उसे पकड़वा देता है। अब अगले सीन में एडवर्ड अपने दोस्त कैप्टन ह्यूजेस और बाकियों के साथ पूरे शहर का नक्शा देख रहा होता है कि आखिर लैब 5 कहाँ है। तभी हकुरो आकर नक्शे में एक जगह उंगली रखकर उन्हें बताता है कि लैब 5 इसी जगह मौजूद है। इसलिए अब एडवर्ड अल्फोंस और विनरी के साथ उस जगह आता है, लेकिन वहाँ कोई लैब नहीं होती, बस एक वीरान कंपनी होती है, जो देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। इधर ह्यूगस अब भी नक्शा देख रहा होता है और वो नक्शे में उन गाँव को निशान लगा रहा होता है जहाँ जहाँ एल्केमिस्ट ने हमला किया था, जिसमें एशवेलन गाँव भी शामिल होता है। और उन जगहों को मिलाकर उसे एक नई जगह मिलती है जहाँ पर युद्ध में पकड़े गए कैदियों पर टेस्ट होते थे, और इसी जगह को लैब 5 कहा जाता था। जो जानकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर हकुरो ने झूठ क्यों कहा। तभी वहाँ लस्ट आकर उसे कहती है कि तुम काफी चीजें जान चुके हो, अब और जानने की जरूरत नहीं है। जो इतना कहकर वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन ह्यूजेस उसके सर में चाकू फेंककर वहाँ से भाग जाता है, पर इससे लस्ट को कुछ नहीं होता। अब वहाँ से ह्यूगस फोन बूथ में आकर टूनन रॉय को फोन लगाता है और उसे लैब 5 के बारे में सारी जानकारी दे देता है, लेकिन तभी रॉय वहाँ खुद ही आ जाता है, जो ह्यूजेस को शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ एडवर्ड के पास कुछ पुलिस वाले आते हैं, जो अल्फोंस और विनरी को वहीं छोड़कर एडवर्ड को अपने साथ ले जाते हैं और एक कमरे में ले आकर उसे बंद कर देते हैं, जहाँ उस कमरे में लेफ्टिनेंट रीजा पहले से ही मौजूद होती है, जिसे देखकर एडवर्ड उसे सवाल करता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर वो बताती है कि रॉय ने ह्यूजेस को मार दिया और जो भी उसके साथ था उन सभी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही टकर भी जेल से फरार हो चुका है, जो सुनकर एडवर्ड एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन वो दोनों पुलिस वालों को चालाकी से बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। इधर रॉय के पास दूसरी लेफ्टिनेंट बाकी पुलिस वाले के साथ आकर उसे घेर लेती है और तभी वहाँ एडवर्ड और राइजा भी आ जाते हैं। तब रॉय दूसरे लेफ्टिनेंट को अग्नि से जलाकर भस्म कर देता है, लेकिन तभी अचानक वो लेफ्टिनेंट फिर से जीवित हो जाती है और अब जब वो अपनी असली रूप में आती है तो वो कोई और नहीं बल्कि एनवी होती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब वहाँ लॉस्ट और ग्लूटनी आते हैं, जहाँ लस्ट सभी से कहती है कि एनवी ने ही रॉय का रूप लेकर ह्यूजेस को मारा है, मैं रॉय को गलत आरोप में फंसाना चाहती थी, लेकिन वो बहुत चालाक निकला। जो सुनकर रॉय उन दोनों पर कई सारी गोलियां चला देता है, लेकिन इससे उन्हें कुछ नहीं होता और तब लस राइजा पर हमला कर देती है, लेकिन बीच में रॉय आ जाता है, जिससे लस के नाखून उसके अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद लस वहाँ से चली जाती है। अब रॉय एडवर्ड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि लैब 5 कहाँ है, तुम तुरंत वहाँ जाओ, वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए एडवर्ड तुरंत वहाँ जाता है, जहाँ उसे टकर दिखाई देता है, जो एडवर्ड पर गन तान कर धमकी देता है कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना मैं विनरी को मार दूंगा। इसलिए मजबूरन
मजबूरन एडवर्ड वहीं रुक जाता है। जिसके बाद टकर उसे जादुई पत्थर दिखाकर कहता है कि तुम इसी के पीछे पड़े हो ना, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि आखिर ये किस चीज से बनता है। ये जगह पहले कैदियों की जेल हुआ करती थी, जहाँ मिलिट्री के लोग कैदियों पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी आत्माओं से पत्थर बनाया करते थे, जिनमें मैरोक भी शामिल था। और यहाँ ये पत्थर हजारों की तादाद में है। जो सुनकर एडवर्ड एकदम हैरान हो जाता है, पर तभी वहाँ लस्ट आकर टकर को मार देती है। जिसके बाद वहाँ हकूरो आता है। लस्ट अब उससे कहती कि मैंने तुम्हें पत्थर बनाने का तरीका तो बता दिया है, पर याद रहे तुम उसे नियंत्रित नहीं कर पाओगे। जिस पर अब हकूरो उससे कहता है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं उन पत्थर की मदद से अपनी एक सेना बनाऊंगा जिससे मैं दुनिया पर राज कर सकता हूँ। जो इतना कहकर वहाँ लगी मशीन को ऑन कर देता है, जिससे अब उस जगह की छत पर लड़के लाखों की तादाद में मैनिक्विन्स के अंदर वो पत्थर जाने लगती है। जो देखकर अब हकूरो खुशी खुशी उनसे कहता है कि तुम सब अब मेरे गुलाम हो, लेकिन वो मैनिक्विन सबसे पहले उसे ही मारकर खा जाते हैं। जिसकी बात सभी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। इधर रॉय राइजा से कहता है कि इन मैनिक्विन्स को बाहर जाने से रोको, वरना आम लोगों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो बाहर जाने वाले गेट के पास चली जाती है। जिसके बाद रॉय अपनी अग्नि से सारे मैनिक्विन्स को जलाने लगता है। इधर राइजा बाकी पुलिस वालों के साथ सारे मैनिक्विन्स को मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रॉय के पास लस्ट आकर जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है, वहाँ एडवर्ड आ जाता है, जो जमीन से नोकीले पत्थर निकालकर लस्ट पर हमला करने लगता है। तब लस्ट उसे अपने अंदर से वही जादुई पत्थर दिखाकर कहती कि ये वही पत्थर है जिसकी तुम्हें तलाश है, क्योंकि जो पत्थर उन मैनिक्विन्स में है वो उन्हें अमर नहीं बनाता, बस एक ही जीवन देता है। लेकिन जो पत्थर हमारे अंदर डाला गया है वो कई लोगों की आत्माओं से मिलकर बना है, इसलिए अगर एक आत्मा मर जाए तब भी दूसरी आत्मा की मदद से हम जीवित रहते हैं। जो जानकर वो सभी एकदम दंग रह जाते हैं, पर इसके बाद वो फिर भी उन पर हमला करती है, लेकिन एडवर्ड बीच में दीवार बनाकर उसके वार को रोक लेता है। अब एडवर्ड को लस्ट और बाकियों को खत्म करने का एक आइडिया आता है कि अगर उन पर कई बार हमला किया जाए तो एक एक करके पत्थर की सारी आत्मा खत्म हो जाएगी, जिससे लस्ट और बाकी मारे जाएंगे। वहीं एनवी भी उसे काफी कमजोर लग रहा था, जो देखकर वो एनवी से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर अब एक ही बार जीवित होने की ताकत बची है। जो सुनकर एनवी हैरान हो जाता है, पर जैसे ही वहाँ से भागने वाला होता है, रॉय उस पर अग्नि से हमला करके उसे जला देता है। जिसके बाद रॉय लस्ट पर लगातार कई सारे वार करके उसके अंदर से उस पत्थर को निकाल लेता है, जिससे लस्ट वहीं मारी जाती है। तब रॉय वो पत्थर एडवर्ड को दे देता है, लेकिन ये सारी चीज दूर खड़ा ग्लूटनी देख लेता है। वहीं राइजा और बाकी पुलिस वाले सारे मैनिक्विन्स को मारने में सफल हो जाते हैं। इधर एडवर्ड उस पत्थर की मदद से उसी धुई वाले फिगर के पास आता है, जहाँ वो फिगर उससे कहता है कि तुम फिर से यहाँ आ गए, इस बार तुम सही कीमत लाए हो, अल्फोंसो की शरीर की। तब वो उसे अल्फोंसो का शरीर दिखाता है, पर जैसे ही वो फिगर उससे पत्थर लेने वाला होता है, एडवर्ड अपनी मुट्ठी बंद कर देता है और तब वो उस फिगर से कहता है कि मैं अल्फोंस के शरीर को किसी दूसरे तरीके से वापस प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ऐसी चीज के बदले उसका शरीर नहीं चाहता जो कई निर्दोष लोगों की आत्मा से मिलकर बनी हो। जो बात सुनकर हम अल्फोंस के शरीर की आंखों को देखते हैं, जो एडवर्ड के इस फैसले से खुश लग रही थी। जिसके बाद एडवर्ड अल्फोंस के पास आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि तुमने मेरे शरीर को वापस ना लाकर बहुत अच्छा किया, मैं बस अपने शरीर के लिए इतने लोगों का बोझ नहीं उठा सकता। जो सुनकर एडवर्ड भी खुश हो जाता है कि उसने एक अच्छा फैसला लिया। तभी फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है और अब एक खूबसूरत नए दिन का सूरज निकलता है, जिसे सभी वहाँ खड़े होकर खुशी से देख रहे होते हैं। अब हम मूवी के एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं, जहाँ एनवी के जले हुए शरीर से एक अजीब छोटा क्रीचर बाहर निकलता है, यानी कि उसके अंदर अब भी एक जान बाकी है। जिस मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी पसंद आती तो दोस्तों एक छोटी रिक्वेस्ट है, बहुत ही छोटी, कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है चैनल को मेंटेन करने के लिए। मिलते हैं फिर अगले एंटरटेनिंग वीडियो में।